आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर 4 के नोट्स को पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है कि बच्चों, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की मोशन होती है। चाहे बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हों या बहुत छोटे पार्टिकल्स, सभी किसी न किसी तरह मूव कर रहे होते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें मोशन के कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जैसे बटरफ्लाइज का उड़ना, स्नेक्स का रेंगना, रैबिट्स का कूदना, हॉर्सेस का दौड़ना, हवा में उड़ते डस्ट पार्टिकल्स, आसमान में तैरते क्लाउड्स और समुद्र के टाइड्स का ऊपर नीचे होना। साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स मोशन को समझने के लिए पहले उन्हें सिंपल फॉर्म में स्टडी करते हैं। यह मोशन के कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जैसे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी सीधी लाइन में मोशन करना, यानी सीधी लाइन में चलना। सर्कुलर मोशन यानी गोल गोल रास्ते में घूमना। ऑसिलेटरी मोशन यानी आगे पीछे बार बार होने वाली मोशन। इस चैप्टर में हम मेनली लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझेंगे। साथ ही डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन जैसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में भी जानेंगे। लिखा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में मूव करती है, एक सीधे रास्ते में चलती है, तो उसकी मोशन को लीनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। यह मोशन का सबसे सिंपल टाइप माना जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट केवल एक स्ट्रेट पाथ पर चलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्विमिंग पूल में स्विमर्स का स्ट्रेट लाइन में तैरना, किसी बॉल का सीधे नीचे गिरना, स्ट्रेट हाईवे पर चलती कार, स्ट्रेट ट्रैक पर चलती ट्रेन। इन सभी एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट का पाथ सीधा होता है, इसीलिए इन्हें लीनियर मोशन कहा जाता है। डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब सवाल आता है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बताई जाए। इसके लिए हम एक फिक्स्ड पॉइंट चुनते हैं, जिसे रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। किसी भी समय ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, यही उसकी पोजीशन कहलाती है। मान लीजिए ओरिजिन 0 मीटर पर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 20 मीटर दाईं तरफ है तो उसकी पोजीशन +20 मीटर होगी। अगर वह लेफ्ट में हो, अगर वह लेफ्ट तरफ है 20 मीटर, तो उसकी पोजीशन -20 मीटर होगी। मोशन और रेस्ट की बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ बदलती रहती है तो ऑब्जेक्ट इन मोशन कहलाता है। लेकिन अगर उसकी पोजीशन समय के साथ नहीं बदलती तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, चलती हुई कार मोशन में है, इसे बोलेंगे इन मोशन। अगर कार एक जगह खड़ी हुई है तो बोलेंगे एट रेस्ट। नेक्स्ट है डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट केवल 2 डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या तो आगे बढ़ सकती है या पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इन डायरेक्शंस को दिखाने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ओरिजिन के राइट साइड की पोजीशन को यूजुअली पॉजिटिव माना जाता है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड की पोजीशन को नेगेटिव माना जाता है। इससे ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नोट है इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी क्लॉक की एक पर्टिकुलर रीडिंग या एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, जैसे सुबह 8 बजे या दोपहर 2:15 बजे। ये दोनों अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम है। टाइम इंटरवल 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच का टाइम गैप होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इवेंट सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 10:05 पर खत्म हुआ तो टाइम इंटरवल कहलाएगा 5 मिनट, यानी इन दोनों समय के बीच की दूरी। ध्यान रखें कि इंस्टेंट ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते। इंस्टेंट एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, जबकि टाइम इंटरवल 2 मूवमेंट के बीच की ड्यूरेशन होती है कि कितना समय बीत गया, ये टाइम इंटरवल कहलाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि नेचर में लगभग हर चीज किसी न किसी प्रकार की मोशन में होती है। साइंटिस्ट मोशन को समझने के लिए सिंपल मॉडल्स का यूज करती है। स्ट्रेट लाइन में होने वाली मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट इन पोजीशन हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। पोजीशन बदलने पर ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, पोजीशन ना बदलने पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। ओरिजिन की राइट साइड की पोजीशन पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड की पोजीशन नेगेटिव मानी जाती है। इंस्टेंट ऑफ टाइम एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है, जबकि टाइम इंटरवल 2 मूवमेंट के बीच का टाइम गैप होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब तक हमने मोशन और पोजीशन को समझा, अब हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कई बार दोनों एक जैसी लगती हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है। पहले समझते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस वह कुल रास्ता है, वो एक्चुअल पाथ है जो कोई ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी के दौरान तय करता है। यानी ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से वास्तव में जाता है उस पूरे रास्ते की लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रमेश एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक घुमावदार रास्ते से 45 किलोमीटर चलता है, तो उसने जितना एक्चुअल रास्ता तय किया वही उसका डिस्टेंस होगी। फिगर में ए से बी तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट ने घुमावदार रास्ता लिया, इस पूरे रास्ते की लेंथ डिस्टेंस कहलाती है। नेक्स्ट बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाती है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन यानी जहां से शुरू हुए और फाइनल पोजीशन यानी जहां पर आकर रुके, उन दोनों बीच के का जो सबसे छोटा रास्ता है वह डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यह हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल से समझें, अगर रमेश सिटी ए से सिटी बी तक जाता है तो ए और बी के बीच एक सीधी दूरी और उसकी डायरेक्शन मिलकर डिस्प्लेसमेंट बनाती है। फिगर में ए से बी तक की हरी सीधी लाइन डिस्प्लेसमेंट को दिखाती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति गोल चक्कर लगाकर फिर उसी जगह वापस आ जाए तो डिस्टेंस यहाँ पर शून्य नहीं होगी क्योंकि उसने रास्ता तो तय किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि उसने पूरा रास्ता तय किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि शुरुआत और अंत एक ही जगह पर हुआ। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंतर के बारे में बात करें तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ होती है, हमेशा पॉजिटिव या जीरो होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है और इसमें डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो ये तीनों हो सकती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन शामिल नहीं होती। इसमें डायरेक्शन शामिल होती है डिस्प्लेसमेंट में, जबकि डिस्टेंस में नहीं होती। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसे स्केलर क्वांटिटी कहती है। एग्जाम्पल डिस्टेंस, मास, टाइम। वेक्टर क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहती है। जैसे एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। अब यहां पर टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक बॉडी पॉइंट ओ से चलती है, पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ जाती है और पॉइंट ए तक पहुंचती है, फिर 10 किलोमीटर ईस्ट जाकर पॉइंट बी तक पहुंचती है। टोटल डिस्टेंस यहाँ हुआ डिस्टेंस ओ ए प्लस ओ बी, यानी 4 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 14 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस निकला 14 किलोमीटर, यानी उसने 14 किलोमीटर की दूरी तय की। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसमें हम ओ बी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर ओ बी की लेंथ निकली 10.77 किलोमीटर। डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 10.77 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। सेकंड एग्जांपल है, एक बॉडी 4 किलोमीटर नॉर्थ चलती है, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट चलती है। टोटल डिस्टेंस हुआ इनका टोटल 8 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करिए तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा 5.66 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट नोट्स, यदि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में बिना वापस मुड़े केवल एक डायरेक्शन में चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाती हैं। सेकंड नोट, यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक जैसी हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। थर्ड नोट, सर्कुलर मोशन या किसी क्लोज पाथ में डिस्टेंस तो जीरो नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा, अब हम मोशन के दो इंपॉर्टेंट
टाइप्स को सीखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, यानी समय के साथ स्पीड नहीं बदलती। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कार पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, दूसरे 1 घंटे में फिर से 40 किलोमीटर चलती है और तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर चलती है। यह हर 1 घंटे में डिस्टेंस एक जैसा है, इसीलिए यह यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस तय करता है तो उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसमें स्पीड लगातार बदलती रहती है, कभी बढ़ सकती है तो कभी घट सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कार पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर। यहाँ हर घंटे में डिस्टेंस अलग अलग है, इसीलिए यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरेज स्पीड का। एक व्हीकल पहले घंटे फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर चली, सेकेंड आवर में 40 किलोमीटर, थर्ड आवर में 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे 90 किलोमीटर। यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद टोटल टाइम निकला 3 आवर। 3 घंटे में इन्होंने 90 किलोमीटर तय किया। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकला था 90 किलोमीटर और टोटल टाइम निकला 3 आवर, मतलब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकलेगी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज वेलोसिटी निकाले, एवरेज वेलोसिटी बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी तेजी से और किस डायरेक्शन में बदल रही है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ट्रेवल। यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हुआ है और टी टाइम इंटरवल के लिए। अब बात करें एवरेज वेलोसिटी की विशेषताएं की, क्वालिटीज की। एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के एक समान होती है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के समान होती है। एवरेज वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसे मीटर पर सेकंड पढ़ती हैं। किलोमीटर पर आवर भी कॉमनली यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट, रेट ऑफ चेंज। किसी क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस को टाइम से डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिलती है उसे रेट ऑफ चेंज कहती हैं। एवरेज वेलोसिटी वास्तव में पोजीशन के चेंज की रेट को चेंज है, मतलब यह बताती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है। रेट ऑफ चेंज यह बताता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी तेजी से बदल रही है। एग्जाम्पल है स्विमिंग पूल का। मान लीजिए सारंग 25 मीटर लंबे स्विमिंग पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है और फिर वापस शुरू वाली जगह पर आ जाता है। उसका पूरा समय लगा 50 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 25 मीटर जाने का और 25 मीटर आने का, यानी टोटल 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होगा क्योंकि यहाँ पर शुरुआत जहाँ से हुआ फिर वो वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना होता है। एवरेज स्पीड निकलेगी 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यानी 0 डिवाइड बाय 50, यानी एवरेज वेलोसिटी भी निकली 0 मीटर पर सेकेंड। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक जैसी भी हो सकती है और अलग भी। इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट नोट, स्ट्रेट लाइन में केवल एक डायरेक्शन में मोशन होती है। एवरेज स्पीड इक्वल्स एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होती है। सेकेंड नोट, व्हीकल्स के स्पीडोमीटर पर जो रीडिंग दिखाई देती है वह उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लगभग बराबर होती है। थर्ड नोट, किसी विशेष मूवमेंट पर वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, यानी किसी एक इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। फिर यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस दिया गया है। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड में मैग्नीट्यूड होती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इनका फॉर्मूला भी दोनों का अलग है। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को टाइम से। ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकती है। इसी तरीके से बाकी डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज एक्सीलरेशन।
अब तक हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, लेकिन कई बार किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलती रहती है, जैसे कोई कार अचानक स्पीड बढ़ा दे या ब्रेक लगाकर स्पीड कम कर दे। वेलोसिटी में होने वाली इसी चेंज को एक्सीलरेशन के से डिस्क्राइब किया जाता है। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या है? किसी दिए गए टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जितने चेंज होता है उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पर एवरेज एक्सीलरेशन मिलता है। यानी फॉर्मूले के हिसाब से समझिए तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करना होगा टाइम इंटरवल से। अगर इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, v फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल टाइम को t से और फाइनल टाइम को t2 से, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर a इक्वल्स टू a यानी एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी हर सेकंड में कितने मीटर पर सेकंड में बदल रही है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। यदि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में समान होती है। मतलब एक कार आगे की ओर चल रही है और उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है से 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यह स्पीड बढ़ रही है, इसलिए एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। इसे एक्सीलरेशन मोशन कहते हैं। क्वेश्चन है कि वेलोसिटी घटने पर क्या होता है? यदि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो रही है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इसे डेक्सीलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। मतलब जैसे एक कार 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ब्रेक लगाने पर 30 किलोमीटर पर हो जाती है। यहां स्पीड कम हो रही है, इसीलिए एक्सीलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सीलरेशन के किन कारणों से यह हो सकता है? तो इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलने से, जैसे स्पीड बढ़ना या घटना। सेकंड, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने से, भले स्पीड सेम रहे, डायरेक्शन बदलने पर एक्सीलरेशन होता है। थर्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलने से, जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदले। नेक्स्ट है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब वेलोसिटी बराबर मात्रा में बराबर समय में बदलती है तो उसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, टाइम 0 सेकेंड, मतलब ये पूरा टेबल दिया गया है। यह हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, इसीलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसी को एक्सीलरेशन कांस्टेंट कहा जाता है। यानी जब वेलोसिटी बराबर मात्रा में बराबर समय में बढ़ती जाए तो उसे कांस्टेंट एक्सीलरेशन कहते हैं। जहाँ पर आप देखोगे हर एक सेकंड में 2 टाइम्स बढ़ती जा रही है, तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट में, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, फिर भी उसका एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। ऐसा तब होता है जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो। याद रखिए, एक्सीलरेशन स्पीड पर नहीं बल्कि वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से सीधी ट्रैक पर चल रही है तो वेलोसिटी यहाँ पर नहीं बदल रही, इसीलिए एक्सीलरेशन 0 कहलाएगा। एक एग्जाम्पल है कि एक कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। टाइम है यहाँ पर 5 सेकेंड। कार का एक्सीलरेशन पता लगाइए। तो यहाँ पर स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदला जाएगा पहले। तो ये इस तरीके से सोल्व करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर निकली 11.11 मीटर पर सेकेंड, जब हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के बाद हमें मिला 16.66 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास एक्सीलरेशन मिलेगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब तक हमने मोशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को नंबर्स की मदद से समझा, लेकिन कई बार मोशन को समझने के लिए ग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ्स हमें यह दिखाते हैं कि समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे बदल रही है। ग्राफ्स की मदद से हम अलग अलग मोशन की तुलना कर सकती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की कैलकुलेशन कर सकती हैं। हाँ, यह पहचान सकती हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। इंपॉर्टेंट नोट, इस चैप्टर में जो ग्राफ पढ़े जा रहे हैं
वे स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है। यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यदि टाइम 0 पर पोजीशन 0 है तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक जैसे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है प्लॉटिंग अ ग्राफ। मान लीजिए किसी व्हीकल की पोजीशन अलग अलग समय पर इस तरीके से हो। टाइम 0, 1, 2, 4 सेकेंड, पोजीशन है मीटर्स में 0, 10, 20, 30, 50। अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। पहला स्टेप, एक्सिस बनाइए। दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाइए। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस पोजीशन को मीटर्स में। दोनों ओरिजिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। स्टेप सेकंड, स्केल चुनिए। ऐसी स्केल चुनिए जिससे पूरा डाटा ग्राफ पेपर पर आसानी से आ जाए। एग्जाम्पल के लिए एक्स एक्सिस पर 1 डिवीज़न 1 सेकेंड के बराबर होगा और पोजीशन एक्सिस पर 1 डिवीज़न हर एक टुकड़ा 10 मीटर के बराबर। थर्ड स्टेप, वैल्यू मार्क कीजिए। दोनों एक्सिस पर चुनी गई स्केल के अनुसार वैल्यू लिखिए। स्टेप 4, डाटा के अनुसार पॉइंट मार्क करें। 0 ओरिजिन, 0,0, 1,10, 2,20, 4,30, 5,50। फिर रूलर की सहायता से इन पॉइंट्स को जो भी आपने यहाँ पर चुने हैं इन्हें जोड़ दिए। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बताता है कि समय के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे बदल रही है। ग्राफ का शेप मोशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। ग्राफ की शेप और मीनिंग्स की फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। यदि ग्राफ एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन बनाता है तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ है। सेकंड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यदि ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। थर्ड, यदि ग्राफ कर्व बने तो वेलोसिटी बदल रही है, मतलब एक्सीलरेशन मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टीपर स्लोप, जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ, स्ट्रेट अपवर्ड लाइन, इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन ये दोनों बढ़ेंगे। सेकंड ग्राफ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ग्राफ थर्ड, कर्व की ओर तेजी से बढ़ता है, यहाँ एक्सीलरेशन मोशन वेलोसिटी बढ़ रही है। ये सारी यहाँ पर दिखाए गए हैं। यदि पोजीशन टाइम ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट ए और बी की लाइन बनी हो तो जिस ऑब्जेक्ट की लाइन ज़्यादा स्टीप होगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वह एक समान समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी के पोजीशन टाइम ग्राफ दिए गए हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी से चल रहा है? इसका आंसर है जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है उसकी एवरेज वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यदि ग्राफ ए ग्राफ बी से ज़्यादा स्टीप है तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इंपॉर्टेंट टिप, पोजीशन टाइम ग्राफ पर हायर डिस्टेंस इन सेम डिस्टेंस, लोअर स्टीपर स्लोप और हायर वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालना पोजीशन टाइम ग्राफ से कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप एवरेज वेलोसिटी को दर्शाता है। यहाँ फॉर्मूला वगैरह दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट नोट, ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट द्वारा लिया गया रास्ता नहीं दिखाता। ग्राफ केवल यह दिखाता है कि पोजीशन समय के साथ कैसे बदल रही है या समय पोजीशन के साथ कैसे बदल रहा है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यह दिखाता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी समय के साथ कैसे बदल रही है। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली जाती है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता चलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें जान सकते हैं। ग्राफ का स्लोप, फर्स्ट ग्राफ का स्लोप यानी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सीलरेशन बताता है। यहाँ v वेलोसिटी के चेंज और ये सिंबल टाइम का टाइम इंटरवल यानी स्लोप एक्सीलरेशन को दर्शाता है। सेकंड, ग्राफ के नीचे का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी एरिया अंडर द ग्राफ, जो ग्राफ के नीचे का एरिया है वह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अलग अलग शेप्स के बारे में।
फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यदि ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल नहीं रही, इसीलिए एक्सीलरेशन 0 है। एग्जाम्पल, एक कार लगातार 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। सेकेंड, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। यदि ग्राफ ऊपर की ओर सीधी रेखा में बनता है तो वेलोसिटी बराबर बराबर बढ़ रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। थर्ड, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। यदि ग्राफ नीचे की ओर सीधी लाइन में बनता है तो वेलोसिटी बराबर बराबर घट रही है, इसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कर्व अपवर्ड लाइन। यदि ग्राफ ऊपर की ओर कर्व बनता है तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन बराबर रेट से नहीं, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है कर्व्ड डाउनवर्ड लाइन। यदि ग्राफ नीचे की ओर कर्व बनता है तो वेलोसिटी घट रही है लेकिन इर्रेगुलर तरीके से, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फर्स्ट, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है। फॉर्मूला दिया गया है, मीनिंग स्टीपर स्लोप यानी ज़्यादा एक्सीलरेशन, लेस स्लोप यानी कम एक्सीलरेशन और जीरो स्लोप यानी जीरो एक्सीलरेशन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल और ट्रायंगल का फॉर्मूला। एग्जाम्पल दिया गया है, फिर यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड सोल्व करके दिए गए हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सीलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहती हैं। यह बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकाला जाता है। ग्राफिकली किसी पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देता है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बराबर होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट से ही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाला जाता है। नेक्स्ट है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब तक हमने वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और ग्राफ को समझा। अब हम उन तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को मोशन को सीखेंगे जिनकी मदद से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच रिलेशन निकाला जाता है। ध्यान रखें, ये इक्वेशन सिर्फ तब लागू होती हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है यहाँ पर। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, टी मतलब टाइम इंटरवल, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करती हैं, और ए फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है मोशन की थ्री इक्वेशन। पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यह इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और टाइम को रिलेट करती है। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह इक्वेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन बताती है। अब इंपॉर्टेंट नोट, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल केवल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए किया जाता है। यदि मोशन दो डायरेक्शन में हो रही है तो साइन पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और माइनस साइन नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज मिलती है। फर्स्ट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप एक्सीलरेशन को दर्शाता है। फॉर्मूला है a इक्वल्स टू v डिवाइड बाई टी। v यानी वेलोसिटी और t यानी टाइम इंटरवल। फिर है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ के नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट दर्शाता है। फिर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, ये तरीके से ये समझाए गए हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से बना। अब एग्जांपल है, एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से 6 सेकंड तक चलती है। यहाँ पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी गई है, टाइम 60 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इक्वल्स टू वी टी फॉर्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट निकला 20 मल्टीप्लाई 6 यानी 120 मीटर। सेकेंड एग्जाम्पल, वेलोसिटी टाइम्स 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। रेक्टेंगल एरिया है निकलेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 50 मीटर। ट्रायंगल निकालने के लिए, ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, यानी हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 5। आंसर आएगा 25 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इन दोनों को जोड़कर 75 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी।
जब कोई व्हीकल ब्रेक लगाता है तो वह तुरंत नहीं रुकता। रुकने से पहले वह कुछ डिस्टेंस तय करता है, जिसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस दो भागों से मिलकर बनता है। फर्स्ट, रिएक्शन डिस्टेंस। ड्राइवर को खतरा देखकर रिएक्शन देने में जो समय लगता है, उस दौरान व्हीकल जितनी दूरी तक तय करती है उसे रिएक्शन डिस्टेंस कहते हैं। यह फॉर्मूला है इसका v × TR। v यानी वेलोसिटी और TR यहाँ पर रिएक्शन टाइम है। ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद व्हीकल्स के पूरी तरह रुकने तक तय की गई दूरी। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब हुआ रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस किन चीज़ों पर निर्भर करता है? पहला, व्हीकल की स्पीड पर। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड, रोड सरफेस पर। वेट रोड यानी गीला रोड ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगा। आईसी रोड और ज़्यादा स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन ड्राई रोड यानी रूखा खुरदुरा रोड कम स्टॉपिंग डिस्टेंस कवर करेगा। थर्ड है ब्रेकिंग कैपेसिटी। व्हीकल्स के ब्रेक जितने अच्छे होंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस उतना ही कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। अब तक हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, जिसमें ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट ऐसे पाथ पर मूव करता है जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ऐसी मोशन को मोशन इन प्लेन या 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक व्हीकल का एक दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करना। सेकेंड, हवा में किक की गई फुटबॉल की कर्व्ड पाथ, या फिर अर्थ के चारों ओर घूमती सैटेलाइट। इन सभी के मोशन को 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा मैरी गो राउंड पर घूम रहा है। यदि वह ए से बी और बी से सी इस सर्कुलर पाथ पर चलता है तो डिस्टेंस ए से सी तक सर्कुलर आर्क के अलोंग तय की गई दूरी होगी। डिस्प्लेसमेंट ए और सी को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। इसीलिए सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते। यदि ऑब्जेक्ट सर्कल का एक पूरा चक्कर लगाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसमें फॉर्मूला 2πr, जहां पर r होता है रेडियस। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन का 2πr / t। 2πr यानी टोटल यहाँ पर इसका सरकमफेरेंस है और t यहाँ पर टाइम है, यानी कितने समय में कितने चक्कर लगाए। फिर अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी फॉर 1 रिवॉल्यूशन की, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वेलोसिटी फॉर्मूले के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही निकलेगी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। पहली, स्पीड कांस्टेंट रहती है। सर्कल के हर पॉइंट पर स्पीड एक समान रहती है। सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन भी शामिल होती है। सर्कल में डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, इसलिए वेलोसिटी भी लगातार बदलती रहती है। थर्ड, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, यानी किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल की टेंजेंट के अलोंग होती है। टेंजेंट यानी सर्कल पर एक स्ट्रेट लाइन जो टच करके निकलती है। नेक्स्ट है मोशन एक्सीलरेशन क्यों है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए एक्सीलरेशन भी 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, इसीलिए वेलोसिटी बदल रही है, और जहां वेलोसिटी बदलती है वहां एक्सीलरेशन होता है। एक एक्टिविटी रिजल्ट है, यदि एक मार्बल सर्कुलर ट्रैक में घूम रही हो और अचानक ट्रैक हटा दिया जाए तो मार्बल सर्कल में नहीं चलेगी, वह उसी पॉइंट की टेंजेंट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पर निकल जाएगी। इससे साबित होता है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंट होती है। मतलब यहाँ एक एग्जांपल समझाया गया है कि एक मार्बल को सर्कल पाथ में घुमाया गया और अचानक जब अगर उस ट्रैक को हटा दें तो मार्बल गोल नहीं घूमेगा बल्कि सीधा निकल जाएगा। इससे साबित यही हुआ कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंट होती है। सेकंड, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा सर्कल में के सेंटर की ओर होती है, इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला है इसका AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v² / r। यहाँ पर v स्पीड है, r रेडियस है, और यहाँ पर एक एंगुलर स्पीड भी i।
नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की ओर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पैदा करती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है। फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से बना। एक एग्जांपल है, जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है तो रस्सी का टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर स्पीड v इक्वल टू एंगुलर r, एंगुलर मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय r। ये सभी यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है। किसी भी दो पॉइंट्स पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होती है। इसी डायरेक्शन चेंज के कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड्स को कई बार कर्व पर थोड़ा झुका हुआ बनाया जाता है, इसे बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। इससे व्हीकल्स आसानी से टर्न ले सकता है और स्किड होने से संभावना कम हो जाती है। ब्रेकिंग फॉर्मूला दिया गया है tan थीटा इक्वल टू v² डिवाइड बाई rg। यहाँ पर v स्पीड ऑफ वेलोसिटी है, r फॉर रेडियस ऑफ कर्व और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस के एग्जांपल्स को सोल्व किया गया है। नेक्स्ट है एट अ ग्लैंस यानी समरी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने मोशन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखी। आइए इस पूरे चैप्टर का एक आसान रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है पोजीशन। पोजीशन बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में स्थित है। यदि समय के साथ पोजीशन बदलती है तो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाती है। सेकंड हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट द्वारा तय किया गया एक्चुअल पाथ डिस्टेंस कहलाता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती और हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच की का सबसे छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती है और पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। एवरेज स्पीड, कुल तय की गई डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर एवरेज स्पीड मिलती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पर एवरेज वेलोसिटी निकलती है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज एक्सीलरेशन, वेलोसिटी में चेंज को टाइम इंटरवल से डिवाइड करने पर एवरेज एक्सीलरेशन मिलता है। ये बाकी इनके साथ फॉर्मूले भी लिखे हैं। नेक्स्ट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आखिर होती क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास और टेम्परेचर। वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स। एसआई यूनिट डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एक्सीलरेशन की सबकी दी हुई है यहाँ पर। फिर है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप व्हीकल्स स्लोप वेलोसिटी देता है। किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ये सारी यहाँ पर एक समरी दी गई है जो अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। ये नोट्स आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।